हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हमारा टॉपिक है मेजर्स टू कंट्रोल प्राइस राइज, यानी कि मूल्य वृद्धि रोकने के उपाय। इसमें सुनिए, चालू वर्ष में औद्योगिक कृषि उत्पादन की अच्छी संभावनाओं और इन सब उपायों से ऐसा विश्वास किया जा सकता है कि हम मुद्रास्फीति पर काबू पा लेंगे, परंतु यह एक ऐसा कार्य है जिसमें सरकार को एवं भारतीय समाज के सभी वर्गों को सहयोग करना चाहिए। भारत में मूल्य नीति के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। नंबर 1, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन में वृद्धि। मूल्य नीति इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए जिससे देश में सभी प्रकार की वस्तुओं का आंतरिक उत्पादन बढ़ाया जा सके। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए जो भूमि कृषि योग्य है और पड़ती है उसे कृषि के उपयोग में लाया जाए। सघन कृषि पद्धति को अपनाया जाए। किसानों को अच्छा बीज, खाद, सिंचाई और आधुनिक कृषि उपकरणों की सुविधा दी जाए। सिंचाई की छोटी, बड़ी और मध्यम तीनों ही श्रेणियों के साधनों का विकास किया जाना चाहिए। रूखे मौसम में होने वाली फसलों का आविष्कार होना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण करना चाहिए ताकि श्रम दिवसों का अनावश्यक विनाश रोका जा सके और उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसके लिए संतोषप्रद धंधों का वितरण तथा श्रमिकों को उद्योग प्रतिष्ठान में साझेदार बनाए जाने की आवश्यकता होगी। इन कार्यों से निश्चित ही उत्पादन स्तर में वृद्धि होगी और मूल्यों में घटाव होकर स्थिरता आएगी। नंबर 2, इसका फर्स्ट पॉइंट है चेक ऑन सप्लाई ऑफ मनी, यानी मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण। कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि मुद्रा की पूर्ति को बढ़ने नहीं दिया जाए। मुद्रा की पूर्ति को स्थिर कर देना चाहिए। नंबर 2, लेस डिफिशिट फाइनेंसिंग, घाटे की वित्त व्यवस्था में कमी। देश में घाटे की वित्त व्यवस्था या राजकोषीय घाटे में कमी की जानी चाहिए। सरकार अपने लक्ष्य में तभी सफल हो सकती है जब घाटे की वित्त व्यवस्था को कम किया जाए। नंबर 3, फिस्कल पॉलिसी, यानी कि राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति से अभिप्राय उन कदमों से है जो कि सरकारी आगम और सरकारी खर्चों को प्रभावित करते हैं। इन कदमों में हम विशेष रूप से निम्नलिखित का उल्लेख कर सकते हैं। विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर करों का लगाया जाना, व्यक्तियों की आय एवं संपत्ति पर कर, सीमा शुल्क, अनेक वस्तुओं के उत्पादन पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाना आदि। नंबर 4, मॉनेटरी एंड फिस्कल मिक्स, मौद्रिक तथा राजकोषीय मिश्रण। कीमत वृद्धि को रोकने के लिए मौद्रिक तथा राजकोषीय नीति के निम्नलिखित मिश्रण का प्रयोग करना चाहिए। नंबर A, मुद्रा की वृद्धि को कम कर देना चाहिए। नंबर B, ब्याज की दर बढ़ानी चाहिए। नंबर C, स्मगलिंग को रोकना चाहिए। नंबर D, साख का संकुचन करना चाहिए। नंबर E, राज्य सरकार के स्तर पर करों को बढ़ा देना चाहिए। नंबर F, सार्वजनिक व्यय को कम किया जाना चाहिए। नंबर 5 आता है इनकम एंड वेज पॉलिसी, आय व मजदूरी नीति। कीमतों में स्थायित्व लाने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न कीमतों, विभिन्न आयों और विभिन्न कीमत संरचना एवं आय संरचना में उचित समन्वय स्थापित किया जाए। एक निर्दिष्ट कीमत पर आय संरचना के अंतर्गत यदि साधन की आय में वृद्धि होती है तो इसके साथ उत्पादकता में भी वृद्धि होनी चाहिए। इसी प्रकार लोगों की आवश्यकताओं से अधिक मुद्रा की पूर्ति भी अर्थव्यवस्था में नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। देश में राष्ट्रीय मजदूरी नीति लागू की जानी चाहिए
जिसमें मजदूरी को उत्पादन से संबंधित किया जाए। नंबर 6 आता है डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, वितरण नीति। वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावशाली ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ज़रूरत की सभी वस्तुओं को उचित कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। नंबर 7 पॉपुलेशन पॉलिसी, जनसंख्या नीति। भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर को कम किया जाना चाहिए। जनसंख्या की वृद्धि दर कम होने के कारण मांग में कमी होगी। मांग में कमी होने के फलस्वरूप कीमत वृद्धि को रोका जा सकता है। सरकार इस संबंध में परिवार नियोजन कार्यक्रम का बहुत अधिक प्रचार कर रही है। नंबर 8 कॉमर्शियल पॉलिसी, व्यापारिक नीति। आवश्यक उपभोग वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध। जनता के उपभोग में आने वाली वस्तुओं जैसे प्याज, सब्जियां, चीनी, सीमेंट आदि का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 2 है इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स, आवश्यक वस्तुओं का आयात। भारत की विदेशी विनिमय निधि में अब काफ़ी वृद्धि हो गई है, इसलिए कीमत वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक वस्तुओं का आयात किया जाना चाहिए। इसके फलस्वरूप कीमतों में होने वाली वृद्धि को रोका जा सकेगा। नंबर 9 आता है एनकरेजमेंट टू कंज्यूमर्स काउंसिल, उपभोक्ता परिषदों को प्रोत्साहन। उपभोक्ता परिषदों को बढ़ावा मिलना चाहिए। कई ऐसे उदाहरण हैं जब सशक्त उपभोक्ता आंदोलनों ने कीमतों को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। व्यापारियों के चंगुल में फंसने वाला उपभोक्ता अकेला रहकर कुछ नहीं कर सकता, किंतु अगर अलग अलग क्षेत्रों के उपभोक्ता पारस्परिक संगठन बनाकर चालाक और मुनाफाखोर व्यक्तियों का मुकाबला करे तो स्थिति को काफ़ी हद तक काबू में लाया जा सकता है। नंबर 10 कंट्रोल ओवर इंक्रीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस, प्रशासनिक कीमतों के बढ़ने पर नियंत्रण। सरकार को आधारभूत कच्चे माल जैसे लोहे, एल्यूमीनियम की कीमत कम निर्धारित करनी चाहिए। प्रशासनिक कीमतों के कम होने के कारण बाकी कीमतें भी स्थिर हो सकेंगी। नंबर 11 एलिमिनेशन ऑफ ब्लैक मनी, काले धन को समाप्त करना। काले धन की समस्या को हल करने के लिए सुझाव तो यह दिया जाता है कि मुद्रा का विमुद्रीकरण किया जाए, जैसा कि जर्मनी में किया गया था। इसके लिए दूसरा सुझाव यह दिया जा सकता है कि जिन लोगों के पास काला धन हो, स्वेच्छा से इनकी जानकारी देने पर कोई दंड न दिया जाए तथा उस काले धन की राशि की रकम के दीर्घकालीन बॉन्ड दे दिए जाएं, जिससे काले धन को प्रचलन से हटाया जा सके। अब नंबर 12 आता है ग्रोथ ऑफ पावर एंड ट्रांसपोर्ट, शक्ति तथा यातायात का विकास। भारत में बिजली, कोयला तथा शक्ति के वैकल्पिक साधनों की पूर्ति की जानी चाहिए। इसके फलस्वरूप उत्पादन अधिक किया जा सकेगा। यातायात के साधनों के विकास के फलस्वरूप भी उद्योगों को कच्चा माल उचित समय पर मिल सकेगा। इसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होगी और कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। नंबर 13
स्ट्रेंथनिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करना। सुनिए इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज संस्थाओं PRRI को सशक्त बनाने का लक्ष्य है ताकि यह आवश्यक सेवाओं को समाज के निचले स्तर तक पहुंचाने का माध्यम बन सके। समावेशी विकास के लिए आवश्यक सामाजिक सेवाओं को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए वितरण प्रणाली में सुधार करते हुए पंचायती राज संस्थाओं को प्राथमिक साधन के रूप में सशक्त किया जाना चाहिए। उपयुक्त विवेचन से विवरण से स्पष्ट है कि मूल्य वृद्धि की समस्या के प्रति सरकार निष्क्रिय नहीं रही है और उसने विभिन्न दिशाओं से समस्या के समाधान का प्रयास किया, परंतु खेद का विषय है कि इस संबंध में सरकार की नीति प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुई और मूल्य में अत्यधिक वृद्धि और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। मूल्य इतने बढ़ गए हैं कि स्थिति ने अत्यंत विकट रूप धारण कर लिया है। लोगों का मौद्रिक व्यवस्था से विश्वास उठने लगा है। मुद्रास्फीति को घटाने के नाम पर जो भी उपाय किए गए हैं उनसे सफलता कदापि संभव नहीं होगी। यद्यपि यदि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठाए जाएंगे तो वस्तुओं के दाम अबाध गति से बढ़ते जाएंगे। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सरकार अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर युद्ध स्तर पर भी सभी उत्पादन में व सभी साधनों की समुचित व्यवस्था करे और उत्पादन के लिए साख नियंत्रण नीति में यथोचित संशोधन कर औद्योगिक और कृषि उत्पादन के मार्ग की सभी बाधाएं दूर करने में सतत प्रयत्नशील हो जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।